राज तिलक सिंह रामपुर गांव के जमींदार थे। उनके पिता किसी समय बड़े ही धन्य धान्य से संपन्न व्यक्ति थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर उन्होंने ही बनवाया था, जिसकी अब मरम्मत होनी भी मुश्किल थी। कहते हैं किसी समय में उनके दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसका शरीर बहुत कमजोर था परंतु दूध बहुत देती थी, क्योंकि एक ना एक आदमी हर समय हांडी लेकर उसके सिर पर सवार रहता था। राज तिलक के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकांत था। वो काफी पढ़ा लिखा था और इलाहाबाद में एक दफ्तर में नौकरी करता था। छोटा लड़का लाल बिहारी दोहरे बदन का सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, जबकि श्रीकांत की दशा बिल्कुल अलग ही थी। श्रीकांत को आयुर्वेदिक औषधि का बहुत ही ज्ञान था। गांव में उनका बड़ा सम्मान था। श्रीकांत संयुक्त परिवार में बहुत विश्वास रखते थे। एक ऐसा परिवार जिसमें चाचा ताऊ आदि सब मिलकर रहते थे। उन्हें लगता था कि आजकल की स्त्रियों को संयुक्त परिवार में रहने में अरुचि है, वो ठीक नहीं है, इसीलिए गांव की कई औरतें उनकी निंदा करती थी। स्वयं उनकी पत्नी भी इस बात पर उनके विरोधी थी। उनकी पत्नी आनंदी एक बहुत ही उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता भूप सिंह एक छोटी सी रियाद के तालुकेदार थे। विशाल भवन, हाथी, घोड़े, 3 कुत्ते, जो भी प्रतिष्ठा योग्य पदार्थ थे, वो सब उनके पास थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, 7 लड़कियां ही थी। आनंदी उनकी चौथी लड़की थी। पिता उसे बहुत चाहते थे। उन्हें लड़की के ब्याह के बहुत चिंता रहती थी। एक दिन श्रीकांत उनसे चंदे का रुपया मांगने आया। शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उसके स्वभाव पर रिझ गए और धूमधाम से नीलकंठ और आनंदी का ब्याह करवा दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टॉम की उसे बचपन से आदत पड़ी थी, वह यहाँ पर नाम मात्र भी नहीं था। हाथी घोड़ा का तो क्या ही कहना, कोई सजी सुंदर बहली तक ना थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, ना जमीन पर फर्श ना दीवार पर तस्वीर, एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई व्यवस्था के अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के समान को कभी देखा ही ना था। एक दिन दोपहर के समय उसका देवर लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लेकर आया और अपनी भाभी से बोला, जल्दी से इन्हें पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सबकी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया था, इतना जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कल पाव भर ही रहा होगा। वह सब में मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, इस तरह भूख से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिलक जाता है। सो लाल बिहारी को अपनी भाभी की बात बुरी मालूम हुई। वो तिनक कर बोला, मायके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्री गाली सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उनसे सही नहीं जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का।
वहाँ इतना घी नित्य नायक हार खा जाते थे। लाल बिहारी जल गया, थाली पटक दी और बोला, जी चाहता है जी पढ़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब वह अपन उज्जैन राज तिलक से रहा ना गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। वह जब जी चाहता उसे पर हाथ साफ कर लिया करता। उसने खड़ाऊ उठाई और आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई है उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गई, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की तरह कांपती हुई वह अपने कमरे में आ गई। स्त्री का बल और साहस मान मर्यादा पति तक है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। आनंदी के पति श्रीकांत शनिवार को आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, ना कुछ खाया ना पिया, उनकी बाट देखते रही। अंत में शनिवार को संध्या के समय श्रीकांत अपने घर आया। वह घर के बाहर बताकर गांव वालों से कुछ इधर उधर की बातें करने लगा। यह वार्तालाप बहुत देर तक चलता रहा। रात के 10 बज गए। किसी को भी खाने पीने की सुध ना थी। श्रीकांत को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो गया। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े ही कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो राज तिलक ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। उनके पिता ने छोटे बेटे की तरफदारी करते हुए कहा, हाँ, बहू बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं है। मर्दों के मुंह ना लगे तो ठीक है। राज तिलक ने कहा, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी किसी कर्मी का हार के नहीं है। श्रीकांत ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? राज तिलक ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप में उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं। श्रीकांत खा पीकर आनंदी के पास आए, वह भरी बैठी थी। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है ना आपका? श्रीकांत बोला, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की थ्योरी में बल पड़ गई। झुनझुनाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे जाकर पूछो। श्रीकांत ने कहा, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो गवार छोकरा जिसकी चपरासी की नौकरी करने की भी हैसियत नहीं है, मुझे खड़ाऊ से मार कर यूं ना करता। सब हाल साफ साफ कहो तो मुझे मालूम हो। मुझे तो कुछ पता ही नहीं। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने के लिए कहा। हांडी में घी पाव भर से अधिक ना था। वह सब मैं मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी बात पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि इतना घी तो वहाँ नायक खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर अन्याय ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारी। यदि हाथ से ना रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कहा है वह सच है या झूठ। श्रीकांत की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तो हद हो गई इस छोकरे का ये साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू तो उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकांत बड़े ही धैर्यवान और शांति पुरुष थे।
उन्हें कभी कभार ही गुस्सा आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोध अग्नि को भड़का देते हैं। रात भर वो करवटें लेता रहा और सुबह उठते ही अपने बाप के पास जाकर बोला, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा। इस तरह की बातें सुनकर श्रीकांत के पिता का दिल धक धक करने लगा। वे बोले, क्यों? इसीलिए कि मुझे अपनी माँ प्रतिष्ठा का कुछ विचार आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर पर चढ़ने जा रहे हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर नहीं रहता। यहाँ पीछे से मेरी स्त्री पर खड़ाओं और जूतों की बौछार हो रही है। कोई बातों ही बातों में मुंह से कटाक्ष कर दे तो मैं सह लूंगा, पर लात घूसे पड़े ये मैं नहीं मानता। पिता कुछ जवाब ना दे सके। श्रीकांत सदैव उनका आदर करते थे। श्रीकांत के ऐसे तेवर देखकर पिता अवाक रह गए। केवल इतना ही बोले, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घरों का नाश कर देती है। उनका सिर पर चढ़ना अच्छा नहीं है। श्रीकांत ने कहा, इतना तो मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं भी जानते हैं कि मेरे समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए हैं। पर स्त्री का मान और प्रतिष्ठा ईश्वर के दरबार में भी होती है। उसके साथ अन्याय और पशुत्व का व्यवहार में सह नहीं सकता। अब उसके पिता भी गर्मा गई। ऐसी बातें और ना सुन सके। बोले, राज तिलक तुम्हारा भाई है। उसे कभी भूल चूक हो गई तो उसके कान पकड़ लो। श्रीकांत ने कहा, राज तिलक को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे जी नहीं। उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण दोनों कुछ देर के लिए चुप रहे। ठाकुर साहब के लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह स्वीकार नहीं था कि राज तिलक ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के कई और सज्जन किसी ना किसी बहाने से वहां पर आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब सुना कि श्रीकांत अपनी पत्नी के पीछे पिता से लड़ रहा है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वानियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लगी। गांव में कुछ लोग ऐसे कुटिल भी होते हैं जो इस तरह के दृश्य का आनंद लेना चाहते हैं। वह कहा करते थे, श्रीकांत अपने बाप से दबता है इसीलिए वह डब्बू है। उसने विद्या पढ़ी इसीलिए वह किताबों का कीड़ा है। तेली सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम ना करते थे। यह उनकी मूर्खता है। इतने लोगों की भीड़ जमा देखकर पिता ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे वो करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया, लेकिन श्रीकांत किसी भी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं था। पिता ने एक बार फिर से कहा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वो तो ना समझ है, उसे जो कुछ भूल हुई है तुम उसको क्षमा कर दो। श्रीकांत ने कहा, उसकी इस दुष्ट को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वह घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वह प्यार है तो मुझे विदा कर दीजिए। मैं अपना भार संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उसे कहिए कि वो यहाँ से चला जाए। बस यही मेरा अंतिम निर्णय है। छोटा भाई राज तिलक सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा अपने भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसका कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकांत के सामने वह चारपाई पर बैठ जाए। अपने पिता का भी वह इतना मान ना करता था। श्रीकांत का भी उस पर बहुत ही हार्दिक स्नेह था।
उन्होंने कभी उसे डांटा तक नहीं था। जब भी वह इलाहाबाद से आते तो कोई ना कोई वस्तु उसके लिए आवश्यक लाते। मुदगर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। ऐसे भाई के मुंह से ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर राज तिवारी को बड़ी ही गिलानी आई। वह पश्चाताप की आग में जलने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसे अब बहुत ही पछतावा हो रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसकी छाती धक धक कर रही थी। वो सोच रहा था कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठाएंगे। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए देखा। वह मूर्ख था, परंतु उसका मानना था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकांत उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे दुख ना होता। पर भाई का ये कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, राज तिवारी से सहा ना गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर अपने कपड़े पहने आंखें पोंछी, जिससे कोई ये ना समझ सके कि वह रो रहा था। तब वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वह मेरा मुंह भी देखना नहीं चाहते, इसीलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा कर देना। ये कहते कहते राज तिवारी का गला भर आया। जिस समय राज तिवारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकांत सिंह भी आंखें लाल किया बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गई, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागती हो। आनंदी ने राज तिलक की शिकायत तो की थी, लेकिन अब वो मन ही मन पछता रही थी। आखिर स्वभाव से तो वो दयावती ही थी, उसे इतना तनिक भी ध्यान ना था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझे इलाहाबाद चलने को ना कह दे तो कैसे क्या करूंगी। इसी बीच जब उसने राज तिलक को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल ही सबसे उपयुक्त वस्तु है। श्रीकांत को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो, मेरे जीव में आग लगा लो। मैंने कहा ये झगड़ा उठाया, मैं ना बुलाऊंगा, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है। ऐसा ना हो, कहीं जल्दी चलो। परंतु श्रीकांत ना उठा। इतने में राज तिलक ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, इसीलिए मैं भी उन्हें अपना मुंह ना दिखाऊंगा। इतना कहकर राज तिलक वहां से चल पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अंत में आनंदी कमरे से बाहर निकली और राज तिलक का हाथ पकड़ लिया। राज तिलक ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों से आंसू भरे हुए बोला, मुझे जाने दो। कहाँ जाते हो? जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। मैं ना जाने दूंगी। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध है, एक भी पग आगे ना बढ़ाना, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है। तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूंगा।
मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकांत का हृदय भी पिघल उन्होंने बाहर आकर राज तिलक को गले लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। राज तिलक ने शिष्याते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। इसके सिवा आप जो भी दंड देंगे मैं खुशी से स्वीकार करूंगा। श्रीकांत ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने भी ये वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा की। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है।